हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि हम अपने ग्रुप के स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत भारत के प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने हड़प्पा संस्कृति को देखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति के बारे में अध्ययन किया है। और हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग अच्छे तरीके से उसके सारे डायमेंशन, उसके सारे आयाम कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको देख लिया है। और जो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति में जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो आपको हमारे नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगा। नोट्स में बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, 2020 के हिसाब से भी जो क्वेश्चन बन रहे हो वो भी उसमें शामिल किए जाएंगे। आज के इस लेक्चर में मैं हड़प्पाबाद की संस्कृति और वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। और लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि आपको वीडियो के बीच में थोड़ी बहुत बाहर कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मेरे घर के बाहर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके लिए मुझे खेद है और थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो पिछले लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन को देख लिया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा इतनी विकसित सभ्यता थी लेकिन उसका पतन हो गया, ठीक है ना। अब जब हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है तो उसके बाद विभिन्न छोटी छोटी हमें संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं भारत के विभिन्न भागों में, क्योंकि हड़प्पावासी थे, कुछ लोग वहाँ से पलायन कर गए। जब वहाँ पे बाढ़ आई होगी, जब हमने उसके कारण देख लिया, जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे हड़प्पा संस्कृति नष्ट हो गई, तो उसके पश्चात ये लोग पलायन कर गए और अलग अलग जगह पर बस गए। तो ये जो हड़प्पाबाद की जो संस्कृति, ये आपके लिए प्री के हिसाब से, जो आप प्री का पेपर देते हैं उसके हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मैंने तीन संस्कृतियों को जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको प्री में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले थी जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो थी वो महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र के क्षेत्रों नासिक और दायमा और बाद एक साथ है, दायमाबाद लिख लिए, में फैली थी। और ये 1500 से 700 ईसा पूर्व की बीच की मानी जाती है जोरवे संस्कृति। फिर आप देखेंगे आहड़ संस्कृति, इसमें आहड़ लिखा है, रा की जगह पर रा है, तो इसको कर लीजिएगा आहड़ संस्कृति। ये राजस्थान के क्षेत्रों में फैली थी। आहर, बालाथाल जो ज़िले हैं यहाँ पर फैली थी ये 2000 से 1500 ईसा पूर्व की थी। फिर हम देखते हैं मालव संस्कृति। तो ये मालव संस्कृति जो थी ये मालवा के क्षेत्र में फैली थी, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा एमपी की बुक्स में शायद मालव जाति के बारे में, जिसके नाम पर मालवा क्षेत्र का नाम मालवा पड़ा। तो ये मालव जाति थी। इससे इनके संबंध क्षेत्र कायथा, एरण, नवदा टोली, नागदा, इन सब के बारे में भी आपने देखा होगा। अब नवदा टोली से भारी मात्रा में अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए। और फिर मैं बता दूं, ये तीनों संस्कृतियाँ हैं, ये तीनों ही संस्कृति क्या थी, ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। ये तीनों संस्कृति क्या थी, ग्रामीण संस्कृति। तो ये चीज़ आपसे कभी प्री में पूछी जा सकती है कि हड़प्पावाद की संस्कृति, ठीक है ना। तो आप इन तीन संस्कृतियों को लिख सकते हैं, जोरवे संस्कृति, आहर संस्कृति और मालव संस्कृति। और मान लीजिए आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, मान लो 5 मार्कर में आया कि हड़प्पाबाद की स्थिति का वर्णन कीजिए, तो हड़प्पाबाद की स्थिति क्या थी। तो हड़प्पा के बाद की स्थिति आप ये देख लीजिए कि हड़प्पा नगरी सभ्यता थी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हड़प्पा नगरी सभ्यता थी, ठीक है ना। तो हड़प्पाबाद की स्थिति जो आती है वो जैसे ऋग्वैदिक काल, से किताबों में ऋग्वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से चालू होता है हड़प्पाबाद। हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता आती है। तो आपको देखना है टोटली जो है वो ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आया, अब जैसे क्वेश्चन आया कि हड़प्पाबाद की संस्कृति या स्थिति को बताइए, तो आपको जो ऋग्वैदिक काल में मैं पढ़ाऊँगा कि भाई प्रतिसत्तात्मक समाज था, ठीक है ना। और भैया छुआछूत आ गया था उत्तर ऋग्वैदिक काल में, ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है ना। और कच्चे मकानों में रहते, तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को आपको उसमें समावेश कर देना है। तो घबराना नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा क्या है। तो हड़प्पाबाद की संस्कृति में आप ये लिखेंगे। अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता को, जो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आती है, ठीक है। और 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता में भी एक कॉमन इंट्रो लिखाया था कि हड़प्पा के बारे में एक कॉमन इंट्रो लिखाया था। फिर हड़प्पा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया कि हड़प्पा की आर्थिक स्थिति, हड़प्पा की सामाजिक स्थिति, उसके बारे में मैंने आपको एक कॉमन इंट्रो जो लिखाया था, उसमें उन सारे क्वेश्चन में आपने एक ही इंट्रो का प्रयोग किया था।
उसी प्रकार हम वैदिक सभ्यता में भी एक कॉमन इंट्रो लिखेंगे। तो देखिए वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व के नीचे मैंने ये लाइन लिखी है, ये कॉमन इंट्रो है हमारा कि वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच आर्यों के द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है ना। तभी हम केवल इंट्रो को देख रहे हैं, तो हमें इस इंट्रो की जो एक लाइन है या 1.5 लाइन है इसको, तो हमें इसको हर क्वेश्चन में लिखना है। हम वैदिक सभ्यता का समाज पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता की धार्मिक स्थिति पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इसी इंट्रो को लिखना है वैदिक सभ्यता की। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है उसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता क्या थी। ठीक है ना। फिर आर्यों से उत्पन्न हुई थी। ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं, आर्य कौन थे, फिर हमें ये देखना है आर्य कौन थे, फिर हमें देखना है वैदिक सभ्यता के स्रोत क्या थे। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आते हैं। तो स्रोत हम देखेंगे, स्रोत में हम साहित्य के स्रोत देखेंगे, विदेशी साहित्य देखेंगे, हम पुरातात्विक साहित्य देखेंगे। फिर हमें पता है कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है ना, जिसकी जानकारी केवल ऋग्वेद से मिलती है। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। फिर हम इन दोनों कालों के हमें राजनीतिक इतिहास को पढ़ना है, इसके आर्थिक इतिहास को पढ़ना है, इसके सामाजिक इतिहास को पढ़ना है, और इसके धार्मिक इतिहास को पढ़ना है कि धर्म क्या था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें शुरुआत करनी है इसकी। अब हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता में कि आर्य कौन थे। ठीक है ना। एक बात आती है कि भैया आर्य थे कौन, कि आर्य जाति थी, आर्य कोई श्रेष्ठता से संबंधित शब्द है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को, उच्च व्यक्ति को आर्य बोलते थे, या कोई ये नस्ल थी। ठीक है ना। या फिर एक सी भाषा बोलने वाले को आर्य बोलते थे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर लंबी बहस चली है कई लोगों में कि आर्य यहाँ के थे, कुछ लोग बोलते हैं आर्य मध्य एशिया के थे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भैया आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के थे, कुछ लोग बोलते हैं आर्य जर्मनी से थे। तो इस प्रकार से कई लोगों ने आर्यों को लेकर बहुत सी बातें की, उनके उद्भव को लेकर के, उद्भव कहाँ पे हुआ, कहाँ से निकले, कहाँ गए। तो इस समस्या को बोलते हैं आर्य समस्या। तो कभी भी यदि आपके पास क्वेश्चन आता है 11 मार्कर में कि आर्य समस्या क्या है, इसके बारे में समझाइए या आर्य समस्या पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको जो मैं ये पढ़ाने वाला हूँ उसको आपको उसमें आर्य समस्या में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। तो आर्य कौन थे। तो आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है आर्य का। किंतु इसके अर्थ को लेकर इतिहास में लंबी चर्चा हुई है। उसके इसे अब यहाँ पे उसके लिखा है, यहाँ पे आप इसे कर लें, इसे जातिवाचक नस्ल या श्रेष्ठता आधारित ना समझकर भाषाई आधारित समझा जाए। ठीक है ना। अब इसको भाई कुछ लोग बोलते हैं कि जाति थी आर्य, श्रेष्ठ जाति थी आर्य थी, श्रेष्ठता पर आधारित या नस्ल पर आधारित ना समझकर इसको भाषा पर आधारित समझा जाए। अब इन सब पर एक लंबी बहस हुई। साथ ही आर्यों के उद्भव, ठीक है ना, रहन सहन की पहचान करने तथा अन्य समूहों से आर्यों को पृथक करने के लिए क्या मानक निर्धारित किए जाएं, इन मुद्दों पर भी लगातार बहस हुई। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो बहस हुई है उसे आर्य समस्या कहा गया। तो आर्य समस्या पर जब क्वेश्चन आता है, इस जो इतनी लाइन मैंने लिखी है इसको आप छोटा सा लिख देना आपको इंट्रो कि आर्य समस्या है क्या। कि आर्य समस्या, एक क्वेश्चन आया कि भाई आर्य समस्या है क्या, तो आर्य समस्या का इंट्रो आप इस तरीके से लिखेंगे कि आर्यों की उत्पत्ति, ठीक है ना, उनके अन्य समूहों से पृथक्करण, तो इन सब को लेकर जो समस्या है कि आर्य एक नस्ल है कि जाति है कि भाषा आधारित है, तो इसको आर्य समस्या बोलते हैं। ठीक है ना। अब मैं आगे आगे का क्वेश्चन, आगे का आंसर चालू करता हूँ। अब वर्तमान में आर्य, यहाँ पे आर्य लिखा है, आर्य कर लें आप। वर्तमान में आर्य के अर्थ को, ठीक है ना, जाति नस्ल या श्रेष्ठता का परिचायक नहीं मानना चाहिए। जो आर्य हैं उसे जाति नस्ल या श्रेष्ठता का परिचायक नहीं मानना चाहिए, बल्कि आर्यों को भारोपी भाषा परिवार का सदस्य माना जाता है। आर्यों को भारोपी भाषा परिवार का सदस्य माना जाता है, अर्थात आर्य वह हैं जो 1520 ईसा पूर्व के आसपास आज के पश्चिम, जो 1520 ईस्वी लिखा है, यहाँ 1520 ईसा पूर्व कर लेना, ईसा पूर्व के आसपास आज के पश्चिम तथा मध्य एशिया से, ठीक ना, आज के पश्चिम मध्य एशिया, ईरान तथा भारत के साथ साथ पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में बसे हुए थे। ठीक है ना। तो 1520 ईसा पूर्व के आसपास आज के पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, भारत के साथ साथ पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में बसे हुए थे और एक जैसी भाषा बोलते थे और संस्कृति व्यवहार भी करते थे। ठीक है ना। तो इनको आर्य बोला गया कि भाई आर्य ये लोग थे। इस संबंध में कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए जो निम्नलिखित हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा विज्ञान के साक्ष्य। तो ऋग्वेद
ईरानी ग्रंथ जो है जे नवेस्ता जो है वो ईरानी ग्रंथ है। और इलियड ओडिसी, इलियड अलग है और ओडिसी अलग है, तो ओडिसी ओडिसी यहाँ पर 2 बार लग गया है। तो इलियड ओडिसी ग्रंथों में एक जैसी भाषा, बहुत सारे जंतुओं। अब जो ग्रंथ हैं देखिए, ऋग्वेद है, तो बहुत सारे जंतुओं, पौधों, देवी देवताओं के लिए एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं कि भैया भाषा विज्ञान का जो साक्ष्य है, अब भाषा विज्ञान के साक्ष्य में ऋग्वेद, ठीक है ना, ईरानी ग्रंथ है, जैन अवेस्ता, इलियड ओडिसी में, ठीक है ना, में एक जैसी भाषा, बहुत सारे जंतुओं, पौधों, देवी देवताओं के लिए एक ही प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया। तो इससे पता चलता है कि ये आर्य जो थे कहीं ना कहीं एक जगह कहीं रहते थे, ठीक है ना। फिर इनकी एक शाखा चली गई भैया, ईरान चली गई, एक शाखा यूरोप में रह गई, एक शाखा क्या कहते हैं मध्य एशिया में थी, एक शाखा भारत आ गई। तो इस प्रकार से ये डिवाइड हो गया अलग अलग जगह। फिर इनकी डेमोग्राफी के हिसाब से इनकी भाषा भी चेंज हुई, लेकिन इनकी भाषा जो है सारी भाषा में एक सामान्य क्या कहते हैं वो मिलता है, क्या मिलता है, सामान्यता मिलती है। कि भाई जैसे संस्कृत के कई सारे वर्ड हैं जो लैटिन भाषा में भी दिखते हैं, अंग्रेजी भाषा में भी दिखते हैं, तो इस प्रकार से इनमें समानता है। फिर हम देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक खुदाइयों, ठीक ना, ठीक ना, और खुदाई, अब ये युवा लिखा है, यहाँ पे युवा हटा लेना है, अभिलेखों से। अब पुरातात्विक खुदाई अभिलेखों से आर्यों के उद्भव के प्रमाण है। अब पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक ना, और ठीक ना, फिर आर्यों के निवास स्थान के प्रमाण भी हैं पुरातात्विक खुदाइयों और अभिलेखों से। अब एक अभिलेख है बोगज गोई अभिलेख टर्की, और इराक के अभिलेख कस्सी, यहाँ पर का आधा सा और बड़ा सा है, उसमें ई की मात्रा है, तो कस्सी और ब्रितानी अभिलेखों से भी आर्यों के मूल निवास स्थान के साथ साथ उनके अन्य क्षेत्रों में फैलाव के साक्ष्य प्राप्त हैं। साक्षी लिखा है यहाँ पर, फैलाव के साक्षी हैं, ठीक ना। तो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कर लीजिएगा आप लोग। तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभार, तो एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य होगा कि पुरातात्विक खुदाइयों अभिलेखों से आर्यों के उद्भव के प्रमाण मिले हैं, आर्यों के निवास स्थान के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। फिर जीव विज्ञान के साक्ष्य, अब मैक्स मूलर एक बहुत बड़े विद्वान है मैक्स मूलर, ठीक है ना। तो मैक्स मूलर ने M17 पद्धति के माध्यम से मध्य एशिया से, अब ये मैक्स मूलर का मानना था कि भाई ये आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हुए हैं, ठीक है ना। तो मध्य एशिया से आर्यों के फैलाव के जीव विज्ञानी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, और बतला है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, जहाँ से वे धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में फैले गए। अब मैक्स मूलर ने बोला कि मध्य एशिया था, उन्होंने इसके बारे में जीव विज्ञानी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। तो इस प्रकार से यदि जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि आर्य समस्या पर टिप्पणी लिखिए, आर्य कौन थे इस बारे में समझाइए, तो आपको ये पूरा यहाँ से लिख देना है, ठीक है ना, इंट्रो डाल के वैदिक सभ्यता या आर्य, या सीधा आर्य डाल देना। आर्य से पहले तो आप बताएंगे आर्य समस्या क्या होती है, फिर आर्य समस्या के बाद में आपको इन सारे पॉइंटों को लिख देना, फिर लास्ट में आपको एक कंक्लूजन लिख देना है कि अतः हम कह सकते हैं कि आर्यों के मूल निवास की पहचान एक कठिन पहेली बनी हुई है। अब आर्यों के मूल निवास की पहचान, उनके उद्भव की पहचान, यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा, मूल निवास की पहचान, उनके उद्भव की पहचान एक कठिन समस्या बनी हुई है, जिसके संबंध में कई विद्वानों ने दावे किए हैं, अलग अलग दावे हैं कई विद्वानों के। आगे मैं उनको पढ़ाऊंगा उन दावों को कि किस किस ने क्या क्या बोला कि आर्य कहाँ कहाँ से थे। दयानंद सरस्वती ने बोला सप्त सैंधव क्षेत्र, मैक्स मूलर बोलते हैं मध्य एशिया से, तो ये सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। और यह प्रश्न आज भी विवाद का विषय है और अधिक अध्ययनों खोज की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं यदि आपके सामने कभी भी आता है कि आर्य समस्या आती है कि आर्य समस्या क्या है, ठीक है। तो अभी तक तो वैदिक काल में हमने केवल अभी आर्य समस्या को देखा है, फिर हम वैदिक काल को पार्टों में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। वैदिक काल को पार्टों में डिवाइड करेंगे, फिर पार्ट में हम उसको पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे हम, फिर उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, फिर उसकी सामाजिक स्थिति, दोनों की सामाजिक स्थिति, उत्तर ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सबको समझेंगे हम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वैदिक कालीन स्रोत। तो हम वैदिक कालीन स्रोत को देखेंगे, भाई वैदिक कालीन स्रोत क्या थे। तो वैदिक काल से संबंधित जानकारी वैदिक कालीन स्रोत से प्राप्त होती है। वैदिक कालीन स्रोत कौन कौन से, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत। अब जो साहित्यिक स्रोत हैं वैदिक काल के बारे में जिससे जानकारी प्राप्त होती है वो है भैया वैदिक साहित्य। फिर वैदिक साहित्य में आते हैं, ये कोष्टक के अंदर लिखा हुआ ऋग्वेद, सबके बीच में कॉमा है, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, इन्हीं वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर अरण्यक हैं, फिर उपनिषद हैं। तो इन सब से हमें वैदिक काल का मतलब है उसमें ऋग्वैदिक काल भी जुड़ा हुआ है अभी और उत्तर वैदिक काल भी हो, तो संपूर्ण वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साहित्यिक स्रोत हैं। फिर पुरातात्विक स्रोत हैं गेरुआ रंगी मृदभांड, यहाँ पर मृदभांड लिखना है, मत भांड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना।
तो जो गेरुआ रंगी मृदभांड जो हैं वो ऋग्वैदिक क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। जो गेरुआ रंगी मृदभांड जो हैं वो ऋग्वैदिक क्षेत्रों से मिलते हैं, और चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक क्षेत्रों से मिलते हैं, उत्तर वैदिक क्षेत्रों से मिलते हैं। तो ये पुरातात्विक स्रोत हो गए। फिर हमने देखा विदेशी स्रोत कौन कौन से भैया, तो इलियट है, ओडिसी है, जैन अवेस्ता है, ये सब विदेशी ग्रंथ हैं और समकालीन है, ऋग्वेद के समकालीन ही है, ठीक है ना, और ऋग्वेद के आसपास के हैं, वैदिक सभ्यता के आसपास के हैं। तो इनको क्या कहते हैं, हमें देखना है। तो इन सबको मैं आपको अगले लेक्चर में, जब हम अगला लेक्चर लेंगे तो वैदिक कालीन स्रोत से शुरुआत करेंगे। इन सारे स्रोतों को मैं आपको डिटेल में लिखाऊंगा, क्योंकि वैदिक साहित्य जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं, ये पर्टिकुलर 5 मार्कर में भी आ सकते हैं। तो मैं इनको इतना लिखाऊंगा आपको कि आप 5 मार्कर में शो कर सकें, ठीक है ना। फिर पुरातात्विक स्रोत भी देख लेंगे हम, गेरुआ रंगी मध्यभांड जो है सब चित्रित दूसरा मध्यभांड, और फिर हम जो विदेशी स्रोत देख लेंगे, इलियट, ओडिसी, जैन अवेस्ता। ये आपको 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 मार्कर बनता है, ठीक है ना। और साहित्य स्रोत आप जैसे ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये भी अपने आप में 3 मार्कर के क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, या लेक्चर में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर की यहीं समाप्ति करते हैं। कल हम फिर मिलते हैं और यहाँ से हम वैदिक स्रोत को समझेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए धन्यवाद।